वैसे iQOO Z7 Pro और Vivo T2 Pro जो स्मार्टफोन्स हैं दोनों एग्जैक्ट सेम फोन्स हैं। तो अगर आप ये वाला कंपैरिजन देखेंगे ना तो ये उस वाले फ़ोन के लिए भी वैलिड रहेगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉयड और ये जो कंपैरिजन होने वाला है यहाँ पे किसी भी ब्रांड का कोई इन्फ्लुएंस या प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। दोनों फोन्स की प्रॉपर टेस्टिंग करी है और जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे दोनों फोन्स के सब आपके समक्ष रखे जाएंगे। आई नो Redmi Note सीरीज की प्राइसिंग कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगी है, तो मुझे भी लगी है। वैसे प्रारंभ करते हैं यदि हम कुछ ऑब्वियस चीज़ों से, तो यदि आपको एक कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए तो Redmi आपके लिए नहीं है। आप मीडिया व्यूइंग के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक आप iQOO मत लेना। क्यों नहीं लेना है सब कुछ आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले डिजाइन देखते हैं। भाई दोनों बहुत कमाल लगते हैं फोन्स। iQOO की बात करें, कर्व डिस्प्ले वाला फोन है, बहुत स्लिम एंड लाइट फोन है, इन हैंड फील बहुत अच्छी है। इनफैक्ट दोनों ही फोन्स में ग्लास बैग मिल जाएगा तो इन हैंड फील दोनों की काफी प्रीमियम सी आती है। वैसे पतला होने के साथ साथ iQOO थोड़ा स्लिपरी भी है, बट बैक केस भाई दोनों के बॉक्सेस में मिल जाता है तो आप यूज कर सकते हैं। वैसे बॉक्स में क्या मिलता है तो यहाँ पे चार्जर वार्जर सब मिलता है, कितने वॉट का एंड ऑल वो सब आपको आगे बताऊंगा। जैसे iQOO के पास स्लिम एंड लाइट का थोड़ा सा एडवांटेज है, वैसे ही Redmi Note 13 Pro के पास भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि IP54 रेटिंग है इसमें, 3.5 हेडफोन जैक मिल जाता है। अब आप में से कितने लोग हैं जो कि हेडफोन जैक आज भी यूज करते हैं? मतलब मैं तो नहीं करता, बट अगर आप करते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और साथ ही Redmi में आयर ब्लास्टर मिल जाता है जो कि काफी प्रैक्टिकल फीचर लगता है मुझे। दोनों में आप डुअल नैनो सिम यूज कर सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड नहीं लगेगा किसी फोन में। यदि हम वेट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे Redmi का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, ऑब्वियस रीजन है, बैटरी इसकी बड़ी है। और इन दोनों में हैप्टिक्स की बात करें तो हैप्टिक एक्सपीरियंस नो डाउट यहाँ पे Redmi का मच बेटर है, क्योंकि iQOO में बहुत बेसिक एकदम एवरेज वाली हैप्टिक मोटर का यूज करा गया है। वैसे Redmi में डुअल स्पीकर मिलते हैं, इसमें सिंगल स्पीकर है। साउंड की बात आगे करेंगे। तो iQOO जहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, नो डाउट मतलब काफी लोग पसंद करते हैं इसको और देखने में काफी प्रीमियम से फोन लगते हैं ये कर्व डिस्प्ले वाले। वहीं पे Redmi एकदम प्रॉपर फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पे डिस्प्ले फ्रेम के साथ ही चिपकी हुई है, कोई भी अलग से ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस देती है। यहाँ पे एकदम फ्रेम के लेवल पे डिस्प्ले चिपकी हुई है। POLED डिस्प्ले है वैसे इसमें। और वैसे तो कर्व डिस्प्लेज में आपको साइड पेजेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे Redmi ने भी पेजेस बहुत कम किए हैं, टॉप एंड बॉटम चिन भी बहुत कम है। और इस बार तो Redmi ने भी नोट सीरीज के अंदर इन डिस्प्ले स्कैनर दे दिया है, जो कि अभी तक नहीं देते थे। तो अगेन इसकी स्पीड भी बढ़िया है। इनफैक्ट दोनों में इन डिस्प्ले स्कैनर है, स्पीड बहुत अच्छी है। वैसे इन दोनों के डिस्प्ले में कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखते हैं तो फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। Redmi में थोड़े ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, वो आप देख लेना। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। Redmi में स्लाइटली हायर रेजोल्यूशन दिया गया है 1.5K का। अब इसको टेक्निकली देखते हैं तो भाई इसमें पिक्सल पर इंच डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाती है, तो वहां पे कुछ लोगों को में भी थोड़ा शार्प फील हो सकती है। और साथ ही Redmi में कलर डेप्थ भी ज्यादा मिलती है, 10+2 बिट कलर डेप्थ इसमें बताया गया है, जो कि कलर्स के ज्यादा शेड को प्रोड्यूस कर सकती है। बट इसी के साथ 1920 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिल जाती है। जब आप लो लाइटिंग में फोन को ज्यादा यूज करते हैं, लो ब्राइटनेस पे रख के, तो उस टाइम पे आई फैटिग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर PWM डिमिंग की फ्रीक्वेंसी लो रहती है तो ये एडवांटेज भी Redmi को मिलता है। साथ ही ब्राइटनेस की बात करें, वैसे दोनों इनफ ब्राइट हैं, डायरेक्ट सनलाइट में आप यूज करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं होती है। बट हाँ, अगर ब्राइटेस्ट की बात करते हैं तो अगेन Redmi की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट भी है। साथ ही Redmi में डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, तो नेटफ्लिक्स में आप डॉल्बी विजन में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। वैसे दोनों में वाइड बैंड लेवल सर्टिफिकेशन मिल जाता है। कंटेंट व्यूइंग की बात करते हैं डिस्प्ले वाइज तो दोनों मुझे सही लगे, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मीडिया व्यूइंग के लिए अगर आप फोन देख रहे हैं तो आई थिंक Redmi बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसका रीजन डिस्प्ले से ज्यादा साउंड के लिए मुझे लगा, क्योंकि इसमें डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, और साउंड क्वालिटी के मामले में Redmi मच बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पीकर मिल जाता है ना, ये हल्का ट्रेबल प्रोड्यूस कर सकता है। जहाँ पे iQOO में बहुत फ्लैट साउंड आता है, वहीं Redmi थोड़ा सा ट्रेबल के साथ और रिच साउंड एक्सपीरियंस देता है। और ये चीज जब आप सुनेंगे साइड बाय साइड ना, तो बड़े आराम से फील कर पाएंगे। अच्छा, एक आश्चर्यजनक बात बताऊं आपको, Redmi YouTube वीडियोस में HDR सपोर्ट नहीं करता। और एक बात बताता हूँ, आपने अभी तक एंड्रॉइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, और वीडियो में लाइक्स का लक्ष्य है 3000 का, तो वो भी अवश्य पूर्ण करवाइए। डिस्प्ले वाले पार्ट में ही ऐड करना चाहूंगा, दोनों में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है। आपको लगता होगा कि एक्सपीरियंस भी सेम ही होगा, तो ऐसा नहीं है। जब दोनों फोन्स को हमने 120 हर्ट्ज मोड पे स्ट्रिक्टली सेट कर दिया, तो उस टाइम 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे ज्यादा एप्लीकेशंस Redmi में सपोर्टेड हैं, और कुछ जो 5-6 एप्लीकेशन नहीं सपोर्टेड थे उनको भी आप इनेबल कर सकते हैं। और iQOO में इस मोड के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन 60 हर्ट्ज पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप चाहें तो सारे एप्लीकेशंस को 120 हर्ट्ज पे सेट कर सकते हैं। वैसे डिस्प्ले के कलर्स की बात करूँ तो ऐसे बहुत मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, मतलब जो भी कंटेंट हमने देखा वहाँ पे थोड़ा बहुत Redmi में पंची कलर्स देखने को मिले, जो कि थोड़ा सा
आई प्लीजिंग लग सकते हैं कुछ लोगों को। बट अगर प्रोसेसर की बात करें ना तो यहाँ पे आई थिंक क्लियर विनर हमारा आईक्यू रहेगा हेवी टास्क के मामले में, क्योंकि यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 चिपसेट दिया गया है और रेडमी में है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। अब ये कहने के लिए नया चिपसेट है बट ये डायमेंसिटी 7200 से थोड़ा कमजोर चिपसेट है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली कहाँ पे स्टैंड करती है, तो जो स्नैपड्रैगन 778G था या फिर पिछले साल जो डायमेंसिटी 1080 चिपसेट आया था ना रेडमी नोट 12 प्रो में, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत सिमिलर है। और यदि आप इन दोनों के बेंचमार्क स्कोर देखेंगे तो आपको साफ साफ फर्क समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ज्यादा पावरफुल है। बट गेमिंग में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पता चले जब हमने BGMI गेम डाउनलोड किया दोनों में, तो रेडमी के अंदर HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स अनलॉक्ड है। वैसे 90 FPS दोनों में नहीं मिलता है, 60 FPS तक गेम प्ले कर सकते हैं, बट रेडमी में ग्राफिक सेटिंग्स थोड़ा ज्यादा अनलॉक्ड है, जो कि थोड़ा फ्लैगशिप टाइप के फोन्स में होती हैं। हालांकि इस सेटिंग्स में जब हमने गेम प्ले करा तो वहाँ पे कुछ लैग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं इस वाले फोन में। बाकी स्मूथ एक्सट्रीम पे गेम प्ले करा, दोनों में एकदम स्मूथ रहता है, बहुत सही एक्सपीरियंस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट हीटिंग इश्यूज भी दोनों में ना के बराबर लगे। हाँ एक बात बताना चाहूंगा, रैम मैनेजमेंट के मामले में दोनों बहुत एग्रेसिव हैं, बट रेडमी का जो MIUI है ना ये अभी भी बेटर है एज कम्पेयर टू iQOO का जो FunTouch OS 13 इसमें मिलता है, क्योंकि ये एप्स को बैकग्राउंड से बहुत जल्दी किल कर देता है। और ये चीज हमने iQOO के बहुत से स्मार्टफोन्स में नोटिस करा है। वैसे कनेक्टिविटी में iQOO को एक दो एज मिलते हैं, जैसे कि ये लेटेस्ट Wi-Fi 6 को सपोर्ट करता है, साथ ही लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 को भी सपोर्ट करता है। बाकी दोनों में 5G के 10 बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं होती। हमने भी 5G टेस्ट किया अपने एरिया में, एकदम सिमिलर स्पीड मिल रही थी। इनफैक्ट 4G+ का सपोर्ट भी मिलता है। नेटवर्क रिसेप्शन भी दोनों का बहुत सिमिलर है। एक चीज मुझे दोनों फोन्स में अच्छी नहीं लगी, आज के टाइम पे टैप एन पे बहुत से लोग यूज करते हैं, बट दोनों फोन्स में NFC का सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि सॉफ्टवेयर की बात करूं तो अगेन यहाँ पे भी कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है। iQOO मान लीजिए पिछले वर्ष लॉन्च हुआ था, तो इसमें Android 13 मिलता है FunTouch OS 13 के साथ। इसको 2 years का मेजर अपडेट और 3 years का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। बट सॉफ्टवेयर वर्जन में काफी सरप्राइज हुआ ये जानकर कि Redmi Note 13 Pro भी Android 13 के साथ ही लॉन्च किया गया है और इसमें MIUI 14 ही मिलता है। HyperOS का अपडेट अभी इसमें नहीं आया है, अब मे बी आने वाले टाइम में आ जाएगा। बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ट्रैक रिकॉर्ड Xiaomi का बहुत अच्छा नहीं रहा है, मतलब थोड़ा डिले करते हैं ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट देने में। हालांकि एक चीज अच्छी लगी कि इसको 3 years का OS अपडेट और 4 years का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो आई थिंक रेडमी को यहाँ पे Android 14 के साथ ये वाला फोन लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी फोन लॉन्च होने वाले हैं, मेरे पास एक बजट फोन है, अभी एम्बागो में है तो नाम नहीं बता सकता, वो Android 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च किया जा रहा है। और मोस्टली फोन जब अब लॉन्च हो रहे हैं तो Android 14 के साथ ही लॉन्च हो रहे हैं। बट जो भी हो दोनों को देखते हैं तो भाई अभी भी रेडमी पास एडवांटेज है, क्योंकि 1 साल का OS अपडेट और 1 साल का सिक्योरिटी अपडेट इसको ज्यादा मिलेगा। वैसे दोनों ही फोन्स में खुद के डिफॉल्ट डायलर्स मिलते हैं, तो चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है आपको तो कर सकते हैं। ब्लॉटवेयर की बात करते हैं तो भाई देखिए दोनों फोन्स में प्री इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। iQOO में आई थिंक 12-13 एप्लीकेशन थे और रेडमी में मैंने काउंट किया था 16 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिलते थे। अनइंस्टॉल कर सकते हैं मोस्टली एप्लीकेशंस को, बट iQOO में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। बहुत जगहों पे एड्स पॉपअप होके आते हैं, लाइक कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से तो वहां पे एक स्क्रीन आती है, और सर्च वाली विंडो में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, और UI में ग्लिचेस भी कुछ नोटिस करे हैं मैंने। साथ ही एनिमेशंस की बात करूं तो भाई iQOO का UI एनिमेशन मुझे बहुत बेसिक बिलो एवरेज लगता है, और इस वाले फोन में अच्छा प्रोसेसर होने के बावजूद भी कई बार मैंने UI लैग्स नोटिस करे हैं, मतलब बहुत बार नोटिस करें, और ये चीज कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब करती है iQOO में। वहीं पे रेडमी की बात करूं तो ऐसा नहीं कि एकदम बेस्ट है, एनिमेशन बहुत अच्छे हैं इसके, स्मूथ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें एक आध छोटे मोटे बग्स मैंने नोटिस करे। इसमें स्क्रीन अपने आप बंद होकर बार बार चालू हो रही थी जब मेरे फोन में SMS की कोई नोटिफिकेशन रहती थी, तो इसके लिए मैंने Xiaomi का मैसिंग एप्लीकेशन डिफॉल्ट सेट कर दिया, तो उसमें ये वाला इशू तो फिक्स हो गया, बट इनके मैसिंग एप्लीकेशन में ऊपर ही ये एड्स दिखते हैं। तो भाई देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में दोनों का मिला जुला सा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बट फिर भी दोनों में से एक चूज करना हो तो आज के टाइम पे डेफिनेटली मैं रेडमी पिक करूंगा। बैटरी की बात करें तो रेडमी में बड़ी बैटरी मिल जाती है। चार्जिंग की बात करें तो देखिए iQOO में बॉक्स में क्या है 80 वॉट का अडाप्टर मिलता है, लेकिन सपोर्ट ये 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग करता है, वहीं पे रेडमी करता है 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बट चार्जिंग टाइम की बात करें ना तो वहाँ पे सरप्राइजिंगली रेडमी थोड़ा फास्ट चार्ज होता है। बैकअप की बात करूं तो दोनों ही फोन्स आपका एक दिन बड़े आराम से निकाल देंगे। यहाँ पे 4600 mAh बैटरी होने के बावजूद iQOO में बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलता है। वहीं पे रेडमी को मैंने 5G डेटा वाईफाई डेटा सब पे टेस्ट किया हुआ है, और एक दिन ये वाला फोन भी आराम से निकाल देता है मीडियम यूसेज पे, रेगुलर जो आप टास्क करते हैं लाइक गेमिंग को छोड़ के या फिर कुछ हैवी टास्क को छोड़ के। तो बैटरी वाले डिपार्टमेंट में भी अगर एक पिक करना हो तो आई थिंक रेडमी को थोड़े से पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। चार्जिंग थोड़ा फास्ट करता है और बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर मिल जाता है इसमें। वैसे अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, 3000 लाइक्स करवाने हैं पूरे। अब करते हैं थोड़ा सा कैमरा की बात। यहाँ पे iQOO में 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा सेंसर मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो एड सेंसर मिलता है, मतलब सिंगल कैमरा फोन है बेसिकली, अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है इसमें, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वहीं पे रेडमी में 200 मेगापिक्सल का सैमसंग सेंसर मिलता है, इसमें भी OIS मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी है, और यहाँ पे भी सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का ही है। अब 200 मेगापिक्सल सेंसर होने की वजह से थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट एक
डेप्थ ऑफ फील्ड बन जाती है नॉर्मली जब आप इमेज क्लिक करते हैं तो। और साथ ही 2x एंड 4x इन सेंसर लॉसलेस जूम को सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे डिटेल्स अच्छी मिल जाती हैं। इस कंडीशन में तो iQOO यहाँ पे आसपास नहीं है इसके। बट अगर नॉर्मल इमेज की बात करते हैं लाइक पोर्ट्रेट इमेज की और लो लाइट इमेज की, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर एडवाइस देना चाहूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कैमरा सैंपल्स हमने ड्राइव पे अपलोड करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप खुद भी जाके डाउनलोड करिए, उनको कंपेयर करिए और जो भी आपके थॉट निकलते हैं आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे Xiaomi में कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीजें अभी भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। लाइक यहाँ पे Xiaomi ने ओवर शार्पनिंग इशू जो होते थे इनके कैमरा में, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा में, उस चीज को फिक्स कर दिया है। कैमरा ओवर सैचुरेट नहीं कर रहा है कलर्स को। और पोर्ट्रेट मोड में इनका HDR बहुत बुरा था पहले, वो इस फोन के साथ थोड़ा सा फिक्स किया गया है। अगेन कहना चाहूंगा iQOO अभी भी HDR के मामले में थोड़ा बेटर लग रहा है कई जगहों पे। बट अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं ना, तो वहां पे ओवरऑल देखते हैं तो भाई कलर्स मुझे iQOO के मच बेटर लगे और मच कंसिस्टेंट लगे। यहाँ पे रेडमी कई बार रेड कर देता है, कई बार कूलर टोन पे चला जाता है, कई बार वार्मर टोन के साथ अच्छी इमेज भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो कलर टेम्परेचर और कलर कंसिस्टेंसी के मामले में मेरे को रेडमी का कैमरा भी थोड़ा सा पीछे लग रहा है। यहाँ पे नो डाउट अल्ट्रा वाइड का एडवांटेज मिलता है रेडमी को, तो अगर आपको वाइड पर्सपेक्टिव कभी कैप्चर करना है तो एटलीस्ट रेडमी में आप कर सकते हैं, iQOO में तो कर ही नहीं सकते। हालांकि लो लाइटिंग कंडीशंस में सरप्राइजिंगली मुझे रेडमी की इमेज 10 में से 7 ज्यादा बेटर लगी। नॉइज भी कम देखने को मिल रहा है इमेज में और iQOO की इमेज थोड़ा ज्यादा हेजी लग रही है कई जगहों पे, जब लाइट ऐसे थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में पड़ रही है तो। आगे फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट इमेज की बात करते हैं तो iQOO की डायनेमिक रेंज थोड़ा बेटर लगी मुझे। बट iQOO क्या है, थोड़ा ओवर शार्पनिंग सी ऐड करता है, ऐसे डिटेल्स iQOO में बहुत ज्यादा नहीं मिलती और लो लाइटिंग में कई बार ये ऑयल पेंट सा कर देता है इमेज में। बट ऐसा नहीं कि रेडमी बहुत अच्छा है फ्रंट कैमरा से, यहाँ पे भी कभी कभी तो अच्छी इमेज क्लिक कर लेता है, अच्छी डिटेल्स आ जाती है। बट मोस्टली कंडीशंस में फ्रंट कैमरा में ना डिटेल्स मुझे थोड़ा सा कम लगी, लाइक थोड़ा सा सॉफ्ट सी हो जाती है इमेज जब हम जूम करते हैं तो। यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूंगा भाई दोनों का कैमरा मुझे एकदम बेस्ट नहीं लगा, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो एकदम क्लियर विनर चूज करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। इतना ही कह सकता हूँ, ह्यूमन शॉट्स के लिए मुझे iQOO थोड़ा बेटर लगा, स्पेशली प्राइमरी कैमरा से। बाकी 200 मेगापिक्सल का जूमिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑल आपको थोड़ा बेटर मिल जाएंगे रेडमी में। बाकी दोनों ही फोन्स में प्राइमरी कैमरा से आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। दोनों में OIS एंड EIS का कॉम्बिनेशन वर्क करता है और दोनों में स्टेबिलिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, बट जिटरीनेस आपको दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लो लाइटिंग सैंपल्स भी देख सकते हैं। और फ्रंट कैमरा में रेडमी 1080p 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है, बट हमने 1080p 30 FPS में ही वीडियो शूट किया। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में एकदम क्लियर नहीं लगा। अगर फीचर्स और अल्ट्रा वाइड की रिक्वायरमेंट है तो मे भी आप रेडमी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए प्राइमरी कैमरा से तो आप iQOO चूज कर सकते हैं। मतलब हद है कि 25,000 रुपए के आसपास का प्राइस देने के बाद भी आपको एक एकदम बढ़िया स्टेबल टाइप का कैमरा नहीं मिल रहा आज के टाइम पे। बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोनों ही फोन्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स, जिसके बेसिस पे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा फोन बेटर हो सकता है। वैसे रेडमी 25,999 रुपए से स्टार्ट होता है और वहीं पे iQOO 23,999 रुपए से, तो यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस भी है। iQOO को एज मिलता है, थोड़ा सस्ता मिलता है। दोनों में ही कुछ कार्ड ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ज्यादा प्रोज की बात करते हैं तो आई थिंक रेडमी में प्रोज आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इन दोनों में से यदि आपको चूज करना पड़े तो कौन सा चूज करेंगे, या फिर कोई और स्मार्टफोन साथ आप कंपेरिजन देखना चाहते हैं Redmi Note 13 Pro 5G का, तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।